बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में दर्शकों आप सबों का स्वागत है। दर्शकों, सबसे पहले कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरें देखेंगे, तो आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बकरी, सूकर, मुर्गी और बत्तख पालन के लिए अनुदान की सुविधा है उपलब्ध। दलहन, तिलहन और मोटे अनाज की खेती के लिए ले सकते हैं कई कृषि उत्पादन। झाड़ीदार फ्रेंच बीन के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पंत अनुपमा। अब समाचार विस्तार से। राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण बकरी पालन, सूकर पालन, घर में देसी मुर्गी पालन, फार्म में ब्रॉयलर मुर्गी पालन और बत्तख पालन के लिए सरकार से अनुदान ले सकते हैं। इसमें एसटी, एससी, दिव्यांग, विधवा और निसंतान दंपत्ति को 90% और अन्य सभी सामान्य वर्ग के लाभुकों को 75% अनुदान देने का प्रावधान है। इससे लाभ लेने के लिए जिला पशुपालन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन, तिलहन, मोटे अनाज एवं न्यूट्री सीरियल योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसान 50% अनुदान पर विभिन्न कृषि उपादान ले सकते हैं। कृषि उपादानों में सूक्ष्म पोषक तत्व, जिप्सम, लाइम, बायो फर्टिलाइजर, पीपी केमिकल, खरपतवार नाशी और एनपीपी शामिल है। इस योजना से लाभ लेने के लिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, मड़ुआ के मूल्य संवर्धन के लिए उसका खाद्य प्रसंस्करण करें तो उसे ज़्यादा लाभ होगा। मड़ुआ के प्रसंस्करण से कई तरह के खाद्य पदार्थ तैयार कर सकते हैं। मड़ुआ के आटे से न सिर्फ रोटी बल्कि लड्डू, इडली, डोसा भी तैयार कर सकते हैं। मड़ुआ मोटे अनाज की श्रेणी में आता है और वर्तमान समय में मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना चलाई जा रही है। मड़ुआ में भरपूर पोषक तत्व पाए जाते हैं। किसान भाई, आप मड़ुआ की खेती करें और इससे अधिक मुनाफा कमाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण द्वारा मड़ुआ का मूल्य संवर्धन करें। मड़ुआ को हम लोग कई तरह से यूज़ करते हैं। अगर हम लोग बात करें मड़ुआ की, तो मड़ुआ को अच्छी तरह से साफ़ करके, धुल करके और उसके बाद उसको हम लोग पिसवा लेते हैं, मिलिंग करवा लेते हैं। मिलिंग कराने के बाद ये एक मड़ुआ का आटा तैयार कर सकते हैं। और जब आटा तैयार हो जाता है तो मड़ुआ के आटे को आप चाहे बेसन के साथ मिलाकर, मैदा के साथ मिलाकर आप कई प्रकार के बेकरी प्रोडक्ट बना सकते हैं या लड्डू बना सकते हैं। साथ ही इडली, डोसा, कई प्रकार के साउथ इंडियन डिश भी इससे तैयार किया जा सकता है। मड़ुआ की रोटी बनाई जा सकती है क्योंकि ये एक ग्लूटीन फ्री आटा होता है जो कि स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती करने के लिए अभी से लेकर मार्च तक फसल लगा सकते हैं। झाड़ीदार फ्रेंच बीन के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पंत अनुपमा, स्वर्ण प्रिया, अर्का कोमल या स्ट्रिंगलेस लगाएं। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की बुआई में 80 से 90 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 40 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। झाड़ीदार फ्रेंच बीन के उन्नत प्रभेद पंत अनुपमा, स्वर्ण प्रिया, अर्का कोमल और स्ट्रिंगलेस की उत्पादन क्षमता औसतन 80 से 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जो किसान व्यावसायिक दृष्टिकोण से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, उन्हें बड़ी मात्रा में वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने की ज़रूरत होती है। आसान और सुरक्षित तरीके से शहद निकालने के लिए किसान मधु निष्कासन यंत्र का मदद ले सकते हैं। आज हम जानेंगे लत्तेदार सब्जी फसल को रासायनिक दवा के बिना कैसे कीट मुक्त रखें।
किसान भाइयों, आप लत्तेदार सब्जी फसल की खेती करने जा रहे हैं तो फसल लगाने से एक सप्ताह पहले खेत के चारों ओर 2 से 4 पंक्तियों में मक्का फसल लगा दें। चारों ओर से लगे मक्का फसल के घेरे के अंदर लत्तेदार सब्जी फसल लगाएं। मक्का फसल की घेराबंदी लत्तेदार सब्जी में लगने वाले कीटों की रोकथाम करेगी। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। और वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। दर्शकों, कृषि समाचार में आपने कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरें देखी मंडी का भाव और साथ में मौसम का मिजाज भी जाना। अब रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए। विराम में भी आपके लिए संदेश छिपा है। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को 2 तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी PDMC योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है।
पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मोटे अनाज की खेती और उससे किसान भाइयों को किस प्रकार से लाभ मिले। तो आइए इसकी जानकारी के लिए हम आपके विशेषज्ञ के पास आपको लेके चलते हैं, जो देंगे आपको महत्वपूर्ण जानकारी। मोटे अनाज, जिसकी श्रेणी में ज्वार, बाजरा, रागी यानी कि मड़ुआ, सावा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी और कुट्टू जैसी फसलें शामिल हैं। इन्हें हम सुपर फूड के नाम से भी जानते हैं। ये अनाज अत्यधिक पोषक तत्वों से भरपूर, अम्ल रहित, ग्लूटेन मुक्त और आहार गुणों से युक्त होते हैं। हमारे झारखंड में मोटे अनाज में मुख्य रूप से मड़ुआ की खेती होती है। पूरे विश्व में हमारा देश मोटे अनाज का लगभग 41% उत्पादन करता है। मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2023 को श्री अन्न वर्ष के रूप में मनाया गया है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, जो आपको बताने जा रहे हैं मोटे अनाज के बारे में। सर, हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले ये बताएं कि अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो झारखंड में किन किन मोटे अनाजों की खेती अच्छे से की जा सकती है। लेकिन मोटे अनाज को हमारे देश में जो लिया गया 8 अनाज को गिनती में रखा जाता है, जिसमें है ज्वार है, बाजरा है, मड़ुआ है, कोदो है, कंगनी है, चीना है, कुटकी है। इन सब को मिलाकर के 8, लेकिन इसको 13 तक गिनती किया जाता है, लेकिन 8 में ही हम लोग इसको मान के चलते हैं। तो यह मोटा अनाज हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में लगभग आपको 13.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में मोटे अनाज की खेती की जाती है, जिसमें उत्पादन लगभग 17.5 से लेकर के 17.95 मिलियन टन पैदा होता है। ये पूरे संसार का लगभग 41% हिस्सा भारत देश की हिस्सेदारी रहती है और पूरे संसार में लगभग 31 मिलियन टन ये मोटा अनाज पैदा होता है। हमारे देश में प्रति व्यक्ति इसकी खपत जो है लगभग 3.9 से लेकर के 4 केजी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष रखा गया है, जबकि 1960 में लगभग ये 30 केजी पर पर्सन था, जो घट करके लगभग 4 केजी के आसपास आ चुका है। तो यह हमारे देश ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा यह जो है अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष या श्री अन्न के नाम से मनाया जा रहा है, जो हम पूरे वर्ष ये पूरे संसार के लिए भी मोटे अनाज को हम लोग उत्पादन कर रहे हैं। पूरे संसार में हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ जब सबसे ज़्यादा मोटा अनाज खेती हो रहा है। दूसरे नंबर पर चाइना है। तो हम सभी को पूरे बढ़ चढ़ करके इसमें भाग ले रहे हैं और मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए हम सभी लोग इसकी जो अच्छी पद्धति है, इसका उपयोगिता को ध्यान में रख करके कर रहे हैं। मोटे अनाज की खपत हमारे झारखंड प्रदेश में अच्छी खासी देखी जाती है। यहाँ के गांवों में इसकी खपत 22% प्रतिदिन होती है और शहरों में लगभग 17% प्रतिदिन होती है। हम यदि इसे नूडल्स, रोटी, पास्ता, दलिया तथा आटा आदि के रूप में परिवर्तित करके इसे बाजार में उपलब्ध कराएं तो इसकी खपत और भी बढ़ सकती है। देखिए, मोटे अनाज को लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना है। हमारे जो झारखंड है, इसमें जो रूरल एरिया है, लगभग वहाँ 22% लोगों की प्रतिदिन की खपत ये परसेंट लोग जो है प्रतिदिन उपयोग करते हैं और शहरी क्षेत्रों में लगभग देखा जाए तो 17% लोग इसको प्रतिदिन के हिसाब से इसका परसेंट लोग खपत कर रहे हैं। तो हमारे झारखंड में इसको विशेषकर से आप जो है नूडल्स के रूप में, या जो है आप जो है इसको लड्डू के रूप में, या जो है आप इसको रोटी के रूप में और पास्ता के रूप में, इसको दलिया के रूप में, समोसे में भी इसको तरह तरह से आप उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपको मोटे अनाज जो है ये आजकल आटे के रूप में भी लोग चक्कियों पर इसको खरीदने का प्रयास करते हैं, जिससे हम सभी लोग इसका लाभ ले सकें। किसान भाइयों, मोटे अनाज हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक है। इसे नूडल्स, लड्डू, रोटी, दलिया आदि के रूप में यदि हम अपने शरीर के अंदर पहुंचाते हैं तो इससे हम अनेकों बीमारियों से लड़ सकते हैं। मोटे अनाज डायबिटीज़ के मरीजों के लिए काफ़ी लाभदायक है। इसके अलावा ये हाइपरटेंशन से मरीजों को राहत दिलाता है। इतना ही नहीं,
ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी तथा पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है। देखिए, मोटे अनाज का उपयोगिता आजकल जब से प्रधानमंत्री ने इसको अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित किया, लोगों की जागरूकता बढ़ गई है। शहर में लोग जो है मोटे अनाज के रूप में, आटे के रूप में, अब ज्वार है, बाजरा है, मड़ुआ है, कोदो है, कंगनी है, इसकी मांग धीरे धीरे लोग करने लगे हैं। इसको रोटी के रूप में, लड्डू के रूप में, पास्ता के रूप में, और साथ ही साथ इसको लोग जो है दलिया के रूप में भी उपयोग करना शुरू कर दिया है। और मोटे अनाज से हमें जो फ़ायदा विशेषकर है, कुछ बीमारियों से लड़ने की क्षमता इसमें ज़्यादा रहता है। जैसे कहा जाता है डायबिटीज़ पेशेंट है, उसके लिए मोटे अनाज बढ़िया है, क्योंकि आप गेहूं का या चावल का उपयोग करते हैं तो वह जल्दी पच जाता है और फिर आपको ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज को परिवर्तित कर लेता है। ये धीरे धीरे पचता है, तो आपको ये फ़ायदा महसूस होगा कि हमारे शरीर में धीरे धीरे जितनी हमें ज़रूरत है उतनी हिसाब से मिलते जाता है। तो ये डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बढ़िया है मोटा अनाज। दूसरा है हाइपरटेंशन लोगों को रहता है, हाइपरटेंशन को भी कम करने में ये मोटे अनाज ज़्यादा उपयोगी हैं। और इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए, हमारे अंदर जो बीमारियां आ जाती हैं उनको रोकने के लिए इम्यूनिटी जो है हमारा ये बढ़ जाता है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम सभी को इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं। साथ ही साथ यह जो है हमारे कैरोटीन को भी सुदृढ़ करता है। साथ ही साथ हमारे पाचन तंत्र को भी ये मजबूत करता है। पाचन तंत्र के कहने का मतलब इसमें रेशे की मात्रा ज़्यादा रहता है और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। अपच होने से ये बचाता है और उसके बाद कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। तो इन सब को ध्यान में रख करके हम सबको ये मोटे अनाज को प्रयोग करना चाहिए। और विशेष करके जो आपका गर्मी में ज्वार, बाजरा और जौ और रागी का उपयोग किया जाता है, और ठंडी के टाइम में मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, इन सब को उपयोग में लाने का प्रयास किया जाता है। और इसको सुपर फूड की संज्ञा दी जाता है कि यह सुपर फूड है। और हम सबको ये सोचना चाहिए कि इसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है, फाइबर है। यह हमारे स्वस्थ बनाए रखने के लिए इसकी बहुत ज़रूरी है। तो हम सबको मिल करके इस मोटे अनाज को तरह तरह से जैसे भी हो सके अपने शरीर में ले जाना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। और साथ साथ ये ध्यान रखना चाहिए कि रागी जो है, यह जिसके पास कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, जिसको किडनी का प्रॉब्लम है, स्टोन का प्रॉब्लम है, वे लोग थोड़ा उस चीज़ से बचें, क्योंकि उसको खाएंगे तो उनके लिए दिक्कत हो सकता है। लेकिन जो और आदमी हैं जिनके लिए आपको बीपी का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन प्रॉब्लम है, आँख का प्रॉब्लम है, इन सब को, और गैस पेट में अपच की प्रॉब्लम है, वे सबको जो है मोटे अनाज को ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए और उसको उपयोग में लाना चाहिए। किसान भाइयों, मोटे अनाज हमारे शरीर के लिए तो लाभदायक है ही, साथ ही साथ अब बाज़ार में इसकी कीमत बढ़ जाने की वजह से ये किसानों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से भी लाभदायक बन गया है। अतः किसान भाई मोटे अनाज की खेती करके और उसे अपने भोजन में शामिल करके एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। दर्शकों, आज का हमारा दूसरा विषय है बदलते मौसम में कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे इनकी रखरखाव की जाए, कैसे देखभाल की जाए। इन सब बातों की जानकारी के लिए हम लेके चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास। बदलते मौसम का प्रभाव हमारी फसलों पर भी पड़ता है। यदि इन फसलों की देखभाल मौसम के अनुरूप नहीं की गई तो इससे फसलों का उत्पादन घट सकता है। कृषि विज्ञान केंद्रों तथा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बहुत से अनुसंधान किए गए हैं, जिसे क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। यदि इनके सुझावों के अनुसार किसान भाई खेती करते हैं तो मौसम की वजह से पड़ने वाले प्रभाव को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। ये जो मौसम का बदलाव आ रहा है, ऐसे में किसान भाई जो है, देखिए ये कुहासा वाला दिन आ रहा है, ऐसे में किसान भाई क्या सावधानी बरते कि उनके जो खड़ी फसल लहलहा रही है उसमें कम ये रोग हो, कम कीटाणु हो, और क्या बदलाव करेंगे, किस तरह की देखभाल करेंगे, इसके बारे में बताएं। किसान भाई, जैसा कि अभी हमारा मौसम में जो बदलाव हो रहा है और आपके यहाँ खड़ी फसल लगी हुई है, ऐसी स्थिति में कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा बहुत सारे अनुसंधान किए गए हैं, जिसको क्लाइमेट रेजिलेंट टेक्नोलॉजी के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर उन सारी सुझावों को अगर आप अपने प्रक्षेत्र में उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको लागू करें, तो निश्चित रूप से आप जो मौसम के बदलाव का जो प्रभाव है, जो उत्पादन और उत्पादकता पर पड़ रहा है, उससे आप निश्चित रूप से आप कुछ हद तक उसको मिटिगेट कर सकते हैं। किसान भाइयों,
बढ़ती ठंड में सरसों या आलू में पाला लगने की संभावना होती है। इससे बचाव का सबसे अच्छा उपाय है इसकी अगेती खेती करना। इसके अलावा यदि फसलों में कीट और रोगों का प्रकोप बढ़ गया है तो इसके लिए निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की अनुशंसा पर दवाइयों का प्रयोग करना उचित होता है। तो किसान भाई लगा दिए हैं, ऐसे इससे बचने के लिए हम लोग अनुशंसा करते हैं कि आप थोड़ा सा आगात लगाइए। लेकिन जब अब लग चुका है तो ऐसी स्थिति में अगर आपके यहाँ लाह, सरसों इत्यादि पर लाह का प्रकोप बढ़ गया है तो आप अपने निकट के कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करें और जो उस इलाके के लिए अनुशंसित दवा है उसी का प्रयोग करें और उसकी मात्रा को भी सुनिश्चित रखें। लेकिन दूसरे तरफ हम लोग अब केमिकल के प्रभाव को कम करने के लिए सुझाव देते हैं कि नीम का अगर पत्ता मिलता है या नीम का खली मिलता है तो उसको फुलाकर नीम बेस्ड जो इंसेक्टिसाइड है उसका उस पर छिड़काव करें तो उससे आप निदान पा सकते हैं। दूसरा है कि जो भी खड़ी फसल आपके यहाँ लगी हुई है उसमें आप जैसे टमाटर हुआ, बैगन हुआ, शिमला मिर्च हुआ, ये सब चीज़ों पर बरसात ठंडा के चलते उसमें मुरझा रोग का प्रकोप बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप उन सारी फसलों को निश्चित रूप से डिफरेंट अंतराल पर उसको सिंचाई करें जिससे कि खेत में नमी बनी रहे और ये ठंड के प्रभाव उससे कम हो सके। तो ये एक महत्वपूर्ण उपाय है। तीसरा है कि अगर किसी तरह की बीमारी अगर ठंड के चलते अगर आपके यहाँ आ रही है तो आप उसको किसी के बिना किसी वैज्ञानिक के या विशेषज्ञ के सलाह के किसी भी तरह के दवा का छिड़काव नहीं करें। और ख़ास करके हर जिला में BTM है, ATM है, एग्री क्लिनिक है और कृषि विज्ञान केंद्र है, तो उसके विशेषज्ञों से संपर्क करके ही जो अनुशंसित उस इलाके के लिए और उस बीमारी के लिए जो दवा है उसी का आप प्रयोग करें तो आप निश्चित रूप से इस समस्या से समाधान पा सकते। किसान भाइयों, मौसम के प्रभाव से बचने के लिए मौसम के अनुसार फसलों के लिए व्यवस्था रखना उत्तम होता है। यदि गर्मियों के लिए फसलों की तैयारी शुरू करनी है तो उसे अभी से करना बेहतर होता है। फिर गर्मी के मौसम के लिए सिंचाई की संपूर्ण व्यवस्था बनाकर रखनी चाहिए। फसलों का चुनाव ऐसा हो जिसमें पानी की खपत कम हो परंतु इसके बावजूद उत्पादन अधिक हो। किसान भाई की आप अब तो जो आपको लगा था उसके उपचार के लिए हम लोगों ने उपाय बताया, लेकिन आगे जब गर्मी की सब्जी की खेती या गर्मी में लगने वाले फसलों के बारे में अब आप तैयारी शुरू कर दिए हैं तो ऐसी स्थिति में आप 2-3-4 बात का ध्यान रखें तो जिससे कि आप इस समस्या से जो मौसम के बदलाव या जो ये इसके जो प्रभाव हैं उसको आप कम कर सकते हैं। सबसे है कि गर्मी के फसल के लिए सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। तो आप निश्चित रूप से ये देख लें कि आपके पास कितनी जल संचय अभी है या आपके पास जो जल सिंचाई करने का जो संसाधन है वो कितने के लिए पर्याप्त है, कितने ज़मीन के लिए पर्याप्त है, उतने ही में आप उस फसल को लगाएं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा है कि फसल के चुनाव में भी आप निश्चित रूप से ध्यान रखें कि अगर आपके पास जल संसाधन कम है तो आप ऐसे फसलों का चुनाव करें जो उत्पादन ज़्यादा दे और पैसा ज़्यादा दे और पानी की आवश्यकता उसमें कम पड़े। जैसे कि आप अपने इलाके में शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं और भी गर्मी में फूल गोभी की खेती कर सकते हैं जो शादी ब्याह के मौसम में वो ज़्यादा महंगा बिकता है। चुकंदर की खेती कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों की खेती करें जो आपको अधिक से अधिक आमदनी, कम से कम पानी की आवश्यकता हो और उस कम पानी से आप अधिक से अधिक आमदनी कमा सकें। ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो पानी के उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए फसल का चुनाव करें। दूसरा है कि पानी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए फसल की एरिया का भी निर्धारण करें कि इतने ही एरिया में आप लगाएं। तीसरा है कि और भी पानी की कमी को बचाने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, उस उपाय को भी अपने प्रक्षेत्र में लगाएं। उसमें सबसे पहला है कि आप ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन का प्रयोग करें जिससे कि कम पानी में भी अधिक से अधिक एरिया में आप सिंचाई कर सकते हैं। और ये राज्य सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा 90% के सब्सिडी पर आपके ज़िले में उपलब्ध है, तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं अपने BTM, ATM और जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करके। तो इसका एक महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरा है कि अगर आप
गर्मा की सब्जी लगा रहे हैं तो आप अभी तत्काल उसके सीडलिंग को किसी सुरक्षित जगह पर उसको रेज करें, उसको लगाएं, जिससे कि उसका जर्मिनेशन सही ढंग से हो जाए। और जब थोड़ा तापमान में वृद्धि हो तो उसको उस जगह से अपने प्रक्षेत्र में अथी करें, जिससे कि 15 से 20 और 25 दिन आपका आगात हो जाएगा और वो बाज़ार में आपको अच्छा मूल्य देगा। तीसरा है कि जो भी आप सब्जी की खेती करें उसमें मल्चिंग निश्चित रूप से करें। मल्चिंग में अगर आप प्लास्टिक मल्चिंग करते हैं तो और अच्छा है, लेकिन अगर प्लास्टिक मल्चिंग के अलावा भी अगर कोई खरपतवार जो आपके पास उपलब्ध है, स्ट्रॉ जो है धान का या गेहूं का, ये सब अगर उपलब्ध है तो इससे अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इस फसल के लिए तो लाभदायक होगा ही। पानी की उपलब्धता कम में भी अधिक से अधिक एरिया कवर होगा और आने वाले अगले जो कंपोस्ट खेत में बन जाएगा तो आने वाले फसल के लिए भी वो लाभदायक होगा। तो ये सब उपाय करके आप कम पानी में अधिक से अधिक फसल ले सकते हैं और आमदनी कमा सकते हैं। किसान भाइयों, इस तरह से कुछ बातों पर ध्यान देकर फसलों को मौसम के प्रभाव से बचाया जा सकता है और उससे अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। दर्शकों, आशा करती हूँ आज का कार्यक्रम आप सबों को पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले हमारा पता जरूर नोट कर लें। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जोहार।